नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी की एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे आप सब लोग समास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है साथियों कि इस समय परीक्षा का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। तो इसलिए साथियों आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप चीजों को रट के ना आए हो, आप अच्छे से समझ के आए हो। इसलिए दोस्तों शब्दों से सवाल ना आकर के इस समय परिभाषा से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से तैयार करना है कि वह चाहे हमारी समझ से यानी कि परिभाषा से सवाल पूछे या किसी शब्द से सवाल पूछे, हम दोस्तों वहां से कभी भी गलत ना करें। हम आपसे आशा करते हैं दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं दोस्तों, अंत में जाकर के आपको ये तय करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं समास से। भाग 1 आज हम करेंगे और इस बात की गारंटी के साथ करेंगे कि जिंदगी में आज के बाद आप समास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो देखिए साथियों, समास का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब है सम और आस। दोस्तों समास आप चाहें पहले कितना भी पढ़ चुके हो, पर दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गुजारिश करूंगा आप कुछ देर मेरे साथ बने रहिए और एक एक बात को ध्यान से समझिए, आपको अपने अंदर परिवर्तन खुद नजर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों दो शब्दों से बना है सम प्लस आस। सम का यहां पर मतलब है संक्षिप्त। सम का मतलब सम का मतलब समान भी होता है, लेकिन दोस्तों वो अलग अलग शब्द पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर जो सम का मतलब है वह है संक्षिप्त और आस का जो मतलब है वह कथन या शब्द। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह हुआ संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है, ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। दोस्तों अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, शब्द तो सार्थक ही होता है, ये हम पहले शब्द भेद जब आपको पढ़ाया था हमने डिटेल में बात की थी। तो बने नए शब्द को समास कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, कुछ शब्दों की टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, इसलिए दोस्तों एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। समास पद पूछ लिया जाता है आपसे क्या होता है, या सामासिक शब्द पूछ लिया जाता है क्या होता है। तो दोस्तों जो आपने यहां पर ये परिभाषा पढ़ी है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं, तो जो शब्द बना उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम समस्त पद, मतलब जितने भी पद थे, है ना। देखिए जैसे कि मैंने लिखा विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, तो इसमें 4 पद हो गए, विद्या के लिए आल्य, तो ये 4 पद हो गए, इन्हें हम कहेंगे समस्त पद। तो समस्त पद क्या होता है या सामासिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों समास के नियमों द्वारा बना शब्द, समास के नियमों द्वारा बना शब्द मतलब जितने भी ये समस्त पद थे ना, इनको हमने एक कर दिया और एक करके जब नया शब्द आपके सामने आया उसी को आप क्या कहेंगे, समस्त पद या सामासिक शब्द, क्योंकि वो समास के नियमों द्वारा बना हुआ है। अब दोस्तों देख लेते हैं समास विग्रह, और समास विग्रह को हम क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। कई बार आपसे दोस्तों विलोम शब्द में भी पूछा जाता है कि समास का विलोम बताइए, तो दोस्तों समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, तो व्यास का अर्थ भी वही है और समास विग्रह का भी अर्थ वही है। तो एक एक बात को ध्यान से समझनी है। समस्त पद के, अब ये समस्त पद क्या था, जो आपने अभी नया शब्द बनाया, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनाया ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्त पद। जो हमने यहाँ पे देखा कि समास के नियमों द्वारा बना शब्द, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना। पहले आपने विद्या के लिए आल्य को एक किया, अब एक जो किया है आपने, जो समासिक शब्द बनाया है, इसी के प्रत्येक पद को, मतलब इसमें 4 पद थे, इसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है दोस्तों, व्यास कहलाती है, या दोस्तों कहलाती है वह समास विग्रह। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक एक बात को ध्यान से समझना है साथियों। अब दोस्तों कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जो आप जानते तो होंगे, लेकिन दोस्तों केवल जानना ही जरूरी नहीं होता है, हमें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, डिटेल में समझना जरूरी है। देखिए साथियों, प्रत्येक सामासिक शब्द में, सामासिक शब्द आप समझ चुके हैं क्या है, या समस्त पद भी आप समझ चुके हैं क्या है। तो प्रत्येक सामासिक शब्द में साथियों 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर लिखा राजपुत्र, तो राजपुत्र दोस्तों आप देख रहे होंगे 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, राज और पुत्र। ठीक है, तो इसमें 2 पद हुए, एक हुआ दोस्तों ये राज और एक हुआ पुत्र। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। अगर आप चाहें तो जो मैं बोल रहा हूं वह आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे आप।
तो दो पद है इसमें, राज और पुत्र। तो जो दोस्तों ये प्रथम पद है ना, इसको क्या कहते हैं, और जो ये दूसरा पद है इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो प्रथम पद है इसको कहते हैं पूर्व पद। इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दोस्तों जो दूसरा पद है इसको हम कहते हैं उत्तर पद। क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जिंदगी में आप यहां से सवाल अब गलत नहीं करेंगे। देखिए, पासे होता है पहला और पासे होता है पहला और पासे होता है पूर्व, इस तरीके से आप याद रखते हैं। तो पूर्व पद और एक ही बचा उत्तर पद, तो वो दूसरा पद आपका हो जाएगा। अब दोस्तों समास में क्या क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं कि एक एक बात को ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। देखिए और क्या क्या होता है। सबसे पहले तो समास, जब हम समास नियम के अनुसार किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो साथियों उस प्रक्रिया में हम किन किन बातों को करते हैं वही हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम विभक्तियों का लोप कर देते हैं, यानी कि समास विधि में विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब ये विभक्तियां क्या होती हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों जो हमने अभी आपको बताया है, विद्या के लिए आल्य, है ना। आल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई घर भी होता है, कोई स्थान भी होता है ना, विद्या का स्थान, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो विद्या के लिए स्थान, और इसको हम क्या कहेंगे? आल्य। आल्य, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैंने आपसे कहा कि समास नियम में, यानी कि समास प्रक्रिया में क्या होगा? विभक्तियों का लोप हो जाएगा। मतलब ये जो शब्द है और ये जो शब्द है, इन दोनों शब्दों को जो विभक्त कर रहे हैं वही विभक्तियां हैं। तो कौन विभक्त कर रहा है? के लिए। के लिए दोस्तों विभक्त कर रहा है ना। तो इसका क्या होगा? इसी का लोप हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? के लिए को, इसको हम कहेंगे विभक्ति, है ना। विभक्ति आपको अच्छे से तब समझाएंगे जब हम आपको कारक पढ़ाएंगे, है ना। तो कारक में ये आता है संप्रदान के लिए, तो संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। तो इन्हीं विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये अभी दोस्तों समासिक शब्द नहीं है, अभी यह दोस्तों अलग अलग पद हैं, यानी कि ये समास विग्रह हुआ है। अब इसको समास में बनाएंगे तो आप कह देंगे विद्यालय। क्या कह देंगे? विद्यालय कह देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों विद्या भी है और आल्य भी है, लेकिन साथियों यहाँ पर विभक्तियों का लोप हो चुका है। तो समास प्रक्रिया में क्या होता है? विभक्तियों का लोप हो जाता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, विभक्तियों का तो लोप होता ही होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखनी हो। तो विभक्तियों का तो लोप होता ही होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, शब्द में ही कुछ परिवर्तन, जिसे आप हिंदी व्याकरण में विकार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? विकार। तो शब्द में ही कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, या दोस्तों शब्द में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा साथियों, काठ का मतलब होता है लकड़ी, तो हम कहते हैं काठ की पुतली, ठीक है। अभी ये दोस्तों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, काठ है और पुतली है और बीच में विभक्ति है की, ठीक है। तो काठ की पुतली। अब दोस्तों जब इसको आप समास नियम में परिवर्तित करेंगे, ये हो जाएगा साथियों कठपुतली। कठपुतली। आपने देखा दोस्तों शब्द में ही परिवर्तन आ गया, मतलब विभक्ति का तो लोप हुआ ही हुआ, लेकिन उसी के साथ में आप देखेंगे जो काठ था, काट का हो गया कठ, यानी कि जो बड़े आ की मात्रा थी वह भी गायब हो गई। तो इसलिए कहते हैं साथियों कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि शब्द जैसा है वैसा ही आए, कभी कभी दोस्तों शब्द में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि साथियों आप कहते हैं घोड़े का सवार, मतलब जो घोड़े पर सवारी करता है ना, उसको हम कहते हैं घोड़े का सवार। अब दोस्तों जैसे ही इसको आप समासिक नियम में परिवर्तित करेंगे, समासिक शब्द इसको बनाएंगे, तो आप कह देंगे घुड़सवार। घोड़े का आपने क्या कर दिया? घुड़ कर दिया। घोड़े का क्या करा? घुड़ कर दिया, और विभक्ति का तो लोप हुआ ही हुआ है। तो इसलिए दोस्तों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिनमें विभक्ति के साथ साथ उनके शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है। मतलब विभक्ति का तो लोप होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं साथियों कि क्या होता है उसमें, मतलब शब्द में ही परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों इतना आपने समझा। अभी चलते हैं हम उसी बात पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझी थी। क्या समझी थी? कि प्रति एक समासिक शब्द में दोस्तों क्या होता है? दो पद होते हैं, है ना। एक को हम कहते हैं पहले को पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। तो इसी के आधार पर दोस्तों हम शब्दों का, समासों का वर्गीकरण करेंगे, और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हेडिंग बना सकते हैं समास के प्रकार व उनके पदों की प्रधानता। तो हम यहां पर लिखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समासों के प्रकार या समास के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार। देखिए साथियों, इसको हम
इस प्रकार से आपको समझाएंगे कि आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेंगे आप अव्यय भाव समास। क्या लिया? अव्यय भाव समास। ठीक है, पहला समास क्या हो गया साथियों आपका? अव्यय भाव समास। यहां पर मैं गिनती नहीं लिखूंगा क्योंकि दोस्तों मैं इसको एक आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये तो पता चल ही जाए कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, और साथ ही साथ में आपको समास के प्रकार भी पता चल जाए। देखिए, अव्यय भाव में क्या होगा दोस्तों? पूर्व पद प्रधान, यानी कि पहला पद प्रधान। पूर्व पद क्या होगा? यह प्रधान होगा। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अब जो समास पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 3 समास एक ही साथ, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और उसके बाद में दोस्तों ये दूसरा हो गया, और तीसरा हम देखेंगे साथियों यहां पर द्विगु समास। द्विगु समास। और दोस्तों चौथा यहां पर हम देख लेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है, ये दोस्तों आपने देखा तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, कर्मधारय समास में क्या देखेंगे आप कि कर्मधारय समास मतलब ये तीनों जो है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। कर्मधारय, रा पूरा है साथियों, माफ कीजिएगा मैंने आधा बना दिया था, रा पूरा आता है कर्मधारय समास। तो इन तीनों को आपको इस प्रकार से याद रखना है कि इन तीनों के तीनों दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होगा। यहां पर क्या होगा? प्रधान होगा। तो ये 4 तो आपको याद हो गए। मतलब जो पहला है अव्यय भाव समास, उसका पूर्व पद प्रधान हो गया। और जैसे ही आप देखेंगे तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों को आप इस प्रकार से एक साथ याद रखेंगे और तीनों का क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल गया कि यहां तक आपके 4 प्रकार के समास हो गए। 2 समास और बचते हैं साथियों, उसे भी हम देख लेते हैं। 2 समास और बचे, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, एक होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में दोस्तों ये 5वें नंबर का समास आप रख सकते हैं। द्वंद्व समास में क्या है? देखिए साथियों, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब साथियों यहां पर कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहां पर दा देखेंगे ना आप, दोनों तरफ एक समान है ना, तो इसका मतलब दोनों तरफ समान है, तो दोनों क्या हो गया? दोनों ही प्रधान हो गए। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब दोस्तों अंतिम समास आपका बचा बहुब्रीहि समास। तो इसके साथ ही आपको यह भी पता चल गया कि समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास। अब इसमें दोस्तों आपको क्या याद रखना है? देखिए, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वह समास बताइए जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वह समास बताइए जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो अप्रधान का मतलब भी वही हो गया। और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वह समास बताइए जिसका कोई तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है, तो इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई पद प्रधान नहीं होता। प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये आपने लिखा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, या दोस्तों हम यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हम गारंटी देते हैं अब इस बात की कि आपने अगर इतना ही समझ लिया अभी तक जो हमने समझा है, तो दोस्तों यहां से जिंदगी में एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। और मेरा विश्वास मानिए, आप बहुत प्रकार के सवाल यहां से बनेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, और जितने ही आपने ये प्रधान पढ़े, यहां से भी पूछा जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों, ये वीडियो छोटा सा है। छोटे छोटे वीडियो दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं, उसके बाद में ही नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो कल से दोस्तों हम अव्यय भाव समास की शुरुआत करने जा रहे हैं, और हम इस वादे के साथ शुरुआत करेंगे कि जिंदगी में कभी आप अव्यय भाव समास गलत नहीं करेंगे। जहां ट्रिक का उपयोग होगा वहां हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, और जहां कॉन्सेप्ट की बारी आएगी दोस्तों हम वहां पर कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।